नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सहजीवन। कहानी पर आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सहजीवन। शैलजा यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था ऋचा को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और बाइयों के कामकाज पर नजर रख वे ऋचा की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ भी हल्का हो जाएगा और शैलजा को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? चलिए कहानी में देखते हैं। आंगन से बहू ऋचा के झल्लाने की तेज आवाजें आ रही थी। आम के पेड़ पर अमर बेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही ऋचा लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती हुई शैलजा ने एक गहरी सांस भरी। वो समझ रही थी कि यह चिढ़ अमरबेल पर नहीं है, बल्कि उनके लिए है। ऋचा उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बेल को फेंक कर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उगाते हैं, बेशर्मों की तरह। अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये बस उसका रस चूस कर उसे सुखाकर ही मार कर ही दम लेंगे। ऋचा के ये शब्द सुनकर शैलजा की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आने वाले आंसू को रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है? शैलजा के कलेजे में एक हूक उठी। और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस चूस कर उसे खत्म कर देगी। शैलजा को ऋचा की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां वो खा ले तो उसे परजीवी, घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंशबेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमरबेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फर्क होता है। आंख की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर शैलजा सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। कढ़ाई में पिसा हुआ प्याज डालकर, टमाटर डालकर एक एक मसाले डालने लगी। जावित्री, दालचीनी, तेजपत्ता और पत्थर चटा को हाथ में लिए शैलजा क्षण भर के लिए ठिठक गई। वनस्पति शास्त्र में इसे लुईकेन कहते हैं। फफूंद और शैवाल के सहजीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, परंतु शुष्क चट्टानों पर उसे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। फफूंद अपने लिए भोजन नहीं बना पाता, अतः दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। फफूंद वातावरण से नमी अवशोषित करके शैवाल को देता है और उस नमी की मदद से शैवाल अपना भोजन बनाकर फफूंद को खिलाता है। इस तरह अत्यंत शुष्क और दुर्गम परिस्थितियों में भी दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवित रह लेते हैं। प्रकृति में 2 निर्बल पौधे आपसी सहयोग का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बड़े सक्षम वृक्ष भी अपने ऊपर आश्रित बेलों को झटक कर कभी नहीं फेंक देते, बल्कि उनका पोषण करते रहते हैं, चाहे वे पेड़ स्वयं ही क्यों न सूख जाए। लेकिन मनुष्य, हर तरह से सबल सक्षम मनुष्य अपने स्वार्थ में सबको झटक देता है। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय शैलजा पर भारी बीता। ऋचा पूरा दिन किसी न किसी बात से अमरबेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब ऋचा दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब शैलजा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। शैलजा को उससे करुणा हो आई। कहने को अमरबेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल शैलजा के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि ऋचा ऑफिस चली जाती है, सुबह जाने की तैयारी में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है, इसलिए शैलजा से उसका सामना कम ही होता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन शैलजा को बहुत भारी लगते हैं। ऋचा, बच्चे, उनका बेटा अमित सभी घर पर रहते हैं। शैलजा को ऋचा के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना अमित के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन।
अमित की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है। छुट्टी वाले दिन शैलजा को लगता है कि वह बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमरबेल की तरह है, अनामंत्रित, अवांछित और परजीवी। 2 वर्ष पहले अमित के पिता की मृत्यु के बाद शैलजा उज्जैन के अपने पतिगृह में अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा और बहू भोपाल में रहते हैं। उज्जैन में घर में तमाम कामवालियां लगी हुई थी। अड़ोस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह ही रहते थे। शैलजा को पति की यादों के साथ वहां रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता था पता भी नहीं चलता था उसे। और यहाँ शैलजा आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो शैलजा अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाया करती थी। ज्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। शैलजा तो उज्जैन छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों न हो, मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन अमित और ऋचा तब बहुत जिद करके उन्हें अपने साथ ले आए थे। भोपाल आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। अमित उज्जैन का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर भोपाल में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी शैलजा के साथ भी दोहराई जा रही थी। शैलजा कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने जमाने के चलन को भांप कर ही शायद पूरा मकान शैलजा के नाम कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। शैलजा ने उज्जैन का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। ऋचा का मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा, और अमित ने तो चुप्पी साध ली। एक दिन ऋचा ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना तक छोड़ दिया। उन्होंने घर के काम में अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि सुबह जो 5 बजे उठकर काम में लगती, तो रात को जब थक कर चूर हो जाती तब तक उफ नहीं करती। वे सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाती, बेटे बहू का नाश्ता बनाती, फिर लंच बनाती, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वे इतनी थक कर चूर हो जाती, लेकिन उफ नहीं करती। शैलजा यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी ऋचा को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और बाइयों के कामकाज पर नजर रखने में वे ऋचा की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और शैलजा को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार में रहने का सुख मिलेगा। लेकिन उनके आते ही ऋचा ने बाइयों को हटाकर उन्हें ही बाई बना दिया। इस पर भी इतना काम करने के बावजूद उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन खुद चले जाने को कहे, वो अपना मान रखकर स्वयं ही यहाँ से चली जाएंगी जल्दी ही। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे बेटा बहू दोनों ने बड़े सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मोह मांगी मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन अमित उन्हें इंटरसिटी पर बिठाया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब शैलजा को उससे कर्तव्य परायणता की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति की। सहजीवन तो दो जरूरतमंदों के बीच होता है। सक्षम के ऊपर तो बस न चाहते हुए भी दूसरा व्यक्ति आश्रित ही बन जाता है, उसे आश्रित बन जाना पड़ता है। पता नहीं ये लड़कियां मन में कैसा भाव लेकर शादी करती हैं। उन्हें किस प्रकार की आज़ादी या प्राइवेसी चाहिए होती है कि घर में उन्हें उनके पति और बच्चों के अलावा और कोई फूटी आंख नहीं सुहाता। वे ये बात भूली जाती हैं कि उनके मायके में भी तो उनके माँ बाप होते हैं। माँ बाप के लिए तो उनके मन में प्यार, अपनापन, लिहाज और इज्जत रहती है। लेकिन ससुराल में वे निरंकुश राज करना चाहती हैं। धन और साधनों की प्रचुरता होते हुए भी सास ससुर उनकी आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। अगर मजबूरीवश कहीं कहीं सास ससुर साथ में रहते भी हैं, तो 80% घरों में उन्हें अपमान,
अवहेलना और सबके बीच रहते हुए भी अकेलापन ही झेलना पड़ता है। आजकल विवाह के बाद 80% लड़कों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। माँ बाप के लिए उनके मन में प्यार रहता है, इज्जत भी रहती है। कई बार पत्नी की सही बात से अगर वे उसकी तरफदारी करें तो माँ बाप तो सह जाते हैं, भले ही उन्हें बुरा लगे। लेकिन माँ बाप के लिए पति अगर पत्नी से कुछ कहे तो घर का माहौल ही भयानक हो जाता है। पत्नी के लिए ये बात असहनीय हो जाती है कि पति माँ बाप की तरफदारी कर रहा है और वह पति की जिंदगी का सुख, चैन और शांति छीन लेती है। ऐसे में अधिकतर लड़के अपना मुंह सीकर मौन साध लेते हैं। क्या करें, उनकी भी मजबूरी हो जाती है। ट्रेन जल्दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ शैलजा ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली से सामान ऑटो में रखवा कर वो अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही एक बड़ा प्यारा अपनेपन का एहसास शैलजा के मन को भिगो गया। ताला कुंडी खोलने की आवाज आते ही आसपास से सब लोग आ गए। शैलजा को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलकी छलकी पड़ती थी। ऊपर वाले हिस्से में शैलजा ने किराएदार रख रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब शैलजा भोपाल गई थी तब उनका बेटा मनु 6 महीने का था। अब वह 2.5 वर्ष का हो गया है। आते ही उसकी माँ ने उसे बताया कि देखो, ये तुम्हारी दादी है। बस मनु उसे दादी दादी करते हुए उनके गोद में चढ़ गया। रात मनु की माँ ने उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का लिहाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर भी रख दी। शैलजा की आंखें भीग आई। वहां वह हफ्तों ऋचा को कहते रहते कि चादर और तकिए के लिहाफ बदल दे, लेकिन वे बदले नहीं जाते थे। मनु रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटाकर शैलजा को लगा कि जैसे वो बरसों के बाद आज चैन की नींद सोई है। सुबह उनके उठने की आहट लगते ही मनु की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे जरूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी गई भी थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी महरी भी काम पर वापस आ गई। शैलजा को वापस आया देखकर महरी इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा मनु दिन भर दादी दादी करता हुआ उनके आगे पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते शैलजा को। मनु की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि मनु की देखभाल अब परिपक्व और अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर में महरी अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी, ये मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो ये अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर अकेले तो नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगा रहता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चिंत होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी, मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। कहते हुए महरी ने हाथ जोड़ लिए। शैलजा को भला क्या ऐतराज होता। सीधी सादी से 16-17 साल की लक्ष्मी अगले ही दिन से शैलजा के पास आने लगी। मना करने पर भी वह घर के 4 काम खुशी से कर देती। चाय बना देती, कपड़े सुखा देती, उन्हें तह करके रख देती, रसोई घर की साफ सफाई कर देती। शैलजा उसे फुर्सत में पौराणिक कहानियां सुनाती तो वह बड़ी दिलचस्पी और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी ऐसी लड़कियां शैलजा के पास आ गई। शैलजा उन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहचहाट से गूंजता रहता। मनु भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। शैलजा का परिवार अब काफी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट और निश्चिंत चेहरे देखकर शैलजा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के जमाने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी, और शैलजा वही पुण्य का काम कर रही थी। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिससे आपकी जरूरत न हो उसके लिए आप कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से उनके साथ रहो, पर आप रहोगे सबकी नजर में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है।
शैलजा का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सहजीवन। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी कमेंट ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।